नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल द व्यूअर्स ऑफ न्यूज रिव्यूज। मैं दलजीत कौर वजीर हाजिर हूँ अपने शो चिट चैट विद दलजीत वजीर में। व्यूअर्स, आज मेरे साथ शो में मौजूद हैं जनाब बिलाल खान जी, जो कि हक इंसाफ पार्टी के प्रेसिडेंट हैं। सर, यू आर वेरी मच वेलकम इन आवर चिट चैट शो। थैंक यू वेरी मच। सर, सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं, आपके पॉलिटिकल करियर की शुरुआत कब और कैसे हुई? मेरे को तो पॉलिटिकल करियर जो है एज यूजुअल जितने हमारे आजकल के जमाने के लोग हैं उसी तरह का मैं भी सोचता था, तो मैं कभी इंटरेस्ट नहीं लेता था पॉलिटिक्स में। लेकिन अब 7-8-10 साल हो गए हैं तो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लिए बगैर आपको मालूम है कि देयर इज नो वे आउट। अगर हमने ये मैदान ऐसे लोगों के हवाले कर दिया या छोड़ दिया और हम कोशिश नहीं करेंगे तो देन वी कैन नॉट कंप्लेन। हमें फिर शिकायत करने का हक नहीं बनता। यही सोच को लेकर हमने सोचा कि थोड़ा सा कुछ जो है पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लिया जाए। तो अराउंड कोई 7-8 साल तो मुझे हो गए हैं पॉलिटिक्स में आए हुए। तो पहले एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ थे, तो अब तो फिर हमें अपना एक प्लेटफॉर्म बनाना पड़ा है। J&K स्टेट का अपना एक प्लेटफॉर्म बनाया हमने। 2019 में हमने इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर करवाया ये हक इंसाफ पार्टी को लेकर। तो ये फ्रेश लोगों के लिए चाहते हैं, जो फ्रेश लीडरशिप है, इमर्जिंग लीडरशिप है, डायनामिक लीडरशिप है, उसके लिए हमने ये प्लेटफॉर्म बनाया है। तो सर, आपने अपनी पार्टी बनाई हक इंसाफ पार्टी। आपकी पार्टी के बाईलॉज और आइडियोलॉजी क्या है, और क्या हक इंसाफ पार्टी को इलेक्शन कमीशन से रजिस्ट्रेशन मिल गई है, जैसे कि अभी आपने बताया रजिस्टर्ड करवाई जी है? जी जी 2018 में हमने अप्लाई किया था। 2019 जुलाई 2019 में हमारी पार्टी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से जो है ये रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है। तो पार्टी हमारी सेक्युलर क्रेडेंशियल्स को लेकर ही चल रही है, आगे सेक्युलर सोच को लेकर चल रही है। वैसे भी आपने देखा होगा पॉलिटिक्स में आइडियोलॉजी का होना बड़ा जरूरी है, लेकिन आइडियोलॉजीज के ऊपर जिन जिन पार्टियों को आपने देखा होगा, कम्युनिस्ट पार्टी को देखा होगा, बीजेपी को देखिए, कांग्रेस को देखिए, ये सिर्फ इन लोगों के दावे हैं। तो आइडियोलॉजीज के ऊपर ये टिकते तो है नहीं, लेकिन हम ये कहेंगे कि हमारी एक सेक्युलर आइडियोलॉजी है, सबको साथ लेकर चलने वाली, जिसमें हम हर तबके के बारे में जो है उनको अपने साथ उनके लिए ही काम करने के बारे में सोच रहे हैं। और लीडरशिप हम हर एक के लिए, हम किसी एक खास या मखसूस किस्म के लोगों की पॉलिटिक्स करने के लिए नहीं आए हैं। ये प्लेटफॉर्म सबके लिए है। सर, आम आदमी पार्टी को J&K में खड़ा करने में आपका शुरू में बहुत बड़ा रोल रहा, बट बाद में आपने आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया, ऐसा क्यों? देखिए, आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस या बीजेपी की तरह जो है बड़ी एम्बिशियस पार्टी है। तो पार्टी में अंदर रह के मुझे समझ आई कि पार्टी जो है उन्हीं की तरह J&K को हैंडल करेगी इन फ्यूचर। जब मैं वहां बैठा, मैंने देखा कि उनका कल्चर भी जो उधर बीजेपी वाला कल्चर है, उनके अंदर कांग्रेस वाला कल्चर है। तो वहां उस पार्टी के अंदर रह के वही चीज महसूस हुई। उसके अंदर जो जैसे पार्टी के बनाने वाले जो फाउंडर मेंबर्स थे, जैसे वो बात करते थे स्वराज की या जन लोकपाल बिल लाएंगे या और इस तरह की चीजों के बारे में बात करते थे, वो पार्टी के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं। पार्टी इज एग्जैक्टली बिहेविंग लाइक कांग्रेस और बीजेपी। तो खैर ये बड़ी लंबी बात है, इसमें क्या हम जाएंगे, लेकिन मुझे वहां पर बड़ी एक घुटन फील होती थी। तो और J&K को लेकर, J&K आपको मालूम है बड़ा सेंसिटिव मामला है। J&K को लेकर उनके पास कोई एजेंडा नहीं था, शुरू से ही नहीं था। J&K को लेकर आप बिजली और पानी की बात करोगे, दिस इज नॉट इनफ फॉर अस। वो पता है J&K एक जो है बड़ा एक टीडीएस मामला रहा है, तो इसको तो मिस हैंडल ही किया है सभी ने। तो चूंकि मैं खुद जम्मू कश्मीर का रहने वाला हूँ, तो जम्मू कश्मीर से बाहर की पार्टियों को जो मैं समझता हूँ ये बड़ा नुकसानदेह रहता है, क्योंकि वो हमारी जो है हमारे प्रॉब्लम्स के साथ वो लोग आशना नहीं है, उनको समझ नहीं आ रही। जम्मू कश्मीर की समझ तो उनको है नहीं। तो इंटरनेशनल लेवल पर एक हमारे यहाँ पॉलिटिक्स जो है वो बहुत जरूरी है। सारे मुल्क कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पर J&K पे पॉलिटिक्स होती है। तो आप इमेजिन कीजिए कि कांग्रेस और बीजेपी का जो ये गढ़ है, इसमें आप देखेंगे एलजेपी यहाँ आई हुई है, ये समाजवादी आ रही है, या बीएसपी आ रही है। तो बाहर की पार्टीज का मेरे ख्याल से यहाँ पर कोई रोल नहीं है। तो बीजेपी और कांग्रेस ने भी काफी तबाही कर दी है जम्मू कश्मीर की। तो J&K से बाहर की पार्टीज के साथ जाना, मैंने कहा आपको कि सोचा था कि आम आदमी पार्टी थोड़ा सा डिफरेंट होगी, लेकिन ऐसा नहीं था। दैट इज व्हाई आई फेल्ट मैं उसमें थोड़ा सा
बड़ी घुटन फील कर रहा था। और ऐसा होता है, जो दिल्ली से आने वाली क्या पार्टी से यही इनमें ऐसा होता सर, क्या यही रीजन है कि आपने बाकी पार्टीज को ना ज्वाइन करके अपनी अलग पार्टी बनाई है? है। एग्जैक्टली ये मुझे मालूम था। देखिए, अगर आपको इलेक्शन लड़ना हो, इंडिपेंडेंट भी इलेक्शन लड़ सकते हैं, आपको पार्टी बनाने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन मैंने सोचा कि लेट अस गिव इट अ स्टार्ट, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ चलते हैं तो ये शायद एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। लेकिन उस ऑप्शन में जाने के लिए मुझे 5-6 साल तो मुझे काफी मेहनत करनी पड़ी कि हम किसी तरह से उसका स्ट्रक्चर बना पाए जम्मू कश्मीर में। लेकिन वो स्ट्रक्चर बनाने के लिए थोड़ा रिलेक्टेंट थे, और एजेंडा भी उनके पास कोई खास नहीं था जेएनके को लेकर। दे नेवर सेटिस्फाइड मी ऑन एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग जेएनके। तो आखिरकार मुझे जो है उसको छोड़ना पड़ा। और अब मैं उसके बाद फिर दोबारा अगर कांग्रेस या बीजेपी या इन दूसरी जमातों के साथ या अपने एनसी या पीडीपी के साथ जाता, तो आई डोंट वांट टू डर्टी माय हैंड्स। मैं तो नहीं चाहता हूं कि उन लोगों के जो करतूतें उन्होंने जेएनके के साथ की हुई है, की स्टेट के साथ की हुई है, तो मैं उस पार्टी में जाकर मैं कहाँ सफाइया देता फिरता रहूंगा। भाई वो कोई मुझे बताएगा आपकी पार्टी ने ये किया वो किया। तो हम एज अ फ्रेश, हम थे भी फ्रेश, और फ्रेश लीडरशिप के लिए हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया। that is how we thought about it. ओके तो सर, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 370 एबॉलिश कर दिया। जी आप जी जम्मू की डेवलपमेंट और कश्मीर की डेवलपमेंट को किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, 370 वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। ये हमें जो है भारतीय संविधान ने ही दिया था, उसी के अंडर ये 370 हमें मिला था। और ये गारंटी थी कि जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो अपने हिसाब से अपनी रियासत को चलाएंगे। हम कह सकते हैं हम बिहार से आगे थे, और दूसरी ऐसी जो पिछड़ी स्टेटें हैं उनसे आगे थे, उसकी वजह 370। आज आप देख लीजिए, 370 के लिए इन्होंने बड़ा झूठ बोला कि 370 हटेगा तो बेवहा यहाँ डेवलपमेंट हो जाएगी। वो हम देख रहे हैं, आपने डेवलपमेंट एक ही चीज की है, रोड्स बना रहे हो और उसके ऊपर टोल लगा रहे हो। दिस इज ऑल आई कैन सी, जो विजिबल नजर आ रहा है मुझे, कि जितनी भी रोड्स बन रही हैं, या कहीं एक टनल बना देते हो, उसके आगे पहले टोल लगाते हो, बाद में टनल तैयार होती है। तो यही डेवलपमेंट ये लोग कर रहे हैं। तो 370 जो है, मैं आपको बार बार याद दिला दूं, सबको याद दिला दूं, क्योंकि देख रहे हैं सारे कि दर्जन और स्टेट्स हैं हिंदुस्तान में जिनको इसी तरह के प्रोटेक्टिव जो आर्टिकल्स है वो दिए गए हैं, इस तरह के प्रोटेक्टिव राइट्स दिए गए हैं। ये सिर्फ जेएंडके नहीं था, और बड़ी बड़ी स्टेट, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जैसी स्टेट्स हैं, गुजरात जैसी स्टेट्स हैं, जिनको 371 दिया गया। ए से लेकर IABCD I 371 जितने भी आर्टिकल्स अगर आप सर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि इस तरह के जो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शंस जो हैं बहुत सारी और स्टेट्स को दिए गए। जेएंडके के साथ इतना ऐसा इनको प्रॉब्लम क्या था? हम लोग कहीं पर इस 370 की वजह से जो है अपने जॉब्स के ऊपर होते थे, अपने यहाँ जो हम अपने रिसोर्सेज को बचाते थे। लेकिन इसको हटा के इन्होंने एक एजेंडा क्लियर करने की कोशिश की। लेकिन आज 2 साल के बाद, 2.5 साल तो हो गए इसको, 2.5 साल के बाद हम लोगों को नजर आ रहा है कि वी हैव बीन डिसीव्ड, हमसे झूठ बोला गया कंटिन्यूअसली, और आज उसका रिजल्ट सामने है हमारे। हम चलिए, मैं तो कहूंगा केस तो कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में, तो आई होप कि वहां पर कोई किसी तरह का पॉजिटिव जो है इसका जो है वापस जो है किसी तरह का रिजल्ट आए हमारे सामने। तो लेकिन अदरवाइज हमारी जो है तशख्खुस, जो जम्मू के डोगरे हो, चाहे हमारे गुज्जर बिरादरी हो, चाहे कश्मीरी हो, हम सबके लिए एक प्रॉब्लम जो है क्रिएट कर दी गई है। तो इट्स नॉट गुड कि 370 के आगे 370 जम्मू कश्मीर के लिए ठीक था या गलत? क्या जम्मू कश्मीर स्टेट को 2 यूटीज में बदलना सही डिसीजन था? 370 आज लोगों के सामने बिल्कुल ओपन हो चुका है कि 370 से लोगों को फायदा हुआ कि नुकसान। एक बात कई सालों से दोहराई जा रही थी कि हम 370 की वजह से रियासत को तरक्की के रास्ते पर नहीं ले जा सकते। भारत यहाँ तरक्की करना चाहता है, लेकिन जम्मू कश्मीर में 370 की वजह से रुकावट आ रही है। तो हिंदुस्तान में बहुत सारी रियासतें ऐसी हैं जहां भुखमरी है, जहां गरीबी है, जहां पर डेवलपमेंट नहीं है, और बहुत सारे मतलब लीव एसेड, हर एक चीज के बारे में बताएंगे, हर सेक्टर में वहां पर पसमानदगी है, बैकवर्डनेस है। तो मुझे ये समझ नहीं आती, वहां तो 370 नहीं था, फिर वहां पर क्यों ऐसी हालत थी? और सिर्फ यहाँ मिलिटेंसी है या टेररिज्म है, नक्सलिज्म और 6 स्टेट्स में है, तो वो क्यों नहीं इनको नजर आता है? वहां पर तो ज्यादा नुकसान होता है सरकार को, सेना को, पुलिस को, इन सब चीजों को। तो वहां तो 370 नहीं है, फिर वहां पर ऐसा क्यों हो रहा था? वहां पर डेवलपमेंट क्यों नहीं की जा रही है? हमें क्यों बेवकूफ बनाया जा रहा था? हमें क्यों एक झूठ परोसा जा रहा था कि भाई 370 के जाने से हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज आएंगी? मुझे अब गिना दीजिए कितनी इंडस्ट्रीज आई हैं।
अब तो टूरिस्ट नहीं आ रहे यहाँ पर, लीव साइड इंडस्ट्रीज, अब तो टूरिस्ट भी नहीं आ रहे हैं अच्छी तरह से। तो और आज जाए तो वो भी इनसे हैंडल नहीं होते। अभी आपने देखा होगा कटरा वैष्णो देवी में कितना बड़ा हादसा हुआ। जी मैं जहां तक बिल्कुल। जानता हूँ, मेरी इतनी एज हो गई, आई हैव नेवर हर्ड अबाउट जैसे स्टैम्पीड जैसी कोई चीज जेएंडके में हो सकती है। यस। क्योंकि जेएंडके जो है इस तरह की स्टेट है ही नहीं है कि यहाँ हमारे पास एक नॉर्मल लेवल की पॉपुलेशन है, बहुत बड़ा इलाका है, हमारे अपने रिसोर्सेज हैं, लेकिन हमारे रिसोर्सेज पे नजर रखकर सभी पॉलिटिक्स करेंगे। कभी चीन गुस्सा आ रहा है, कभी पाकिस्तान गुस्सा आ रहा है, तो ये इनसे हैंडल नहीं हो पा रहा है। ये सब चीजों को सजा दे रहे हैं, आम जम्मू कश्मीर के लोगों को जो है उसके लिए पनिश किया जा रहा है। तो हमें बिहार बनाना चाहते हैं। मैं बिहार को ऐसा नहीं समझता कि मैं कहूंगा वो, लेकिन पसमानदगी तो है। हम कहीं 12वें नंबर या 13वें या 14वें नंबर पे स्टेट आते थे, आज हमारे को देख लीजिए, हम हमारा 28 नंबर पे रैंक है। आपको पता होगा तो पॉपुलेशन जो है ना हमारे यहाँ की, जो फर्टिलिटी रेट था, जो ये ग्रोथ रेट था, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, वो डिक्रीज हुआ है। ये बड़ा अलार्मिंग है जम्मू कश्मीर के लिए। ये छोटी बातें नहीं है। अगर आप इसकी जाएंगे स्टडी में, आप देखेंगे ये हो क्या रहा है। आप बाहर से लाइए लोगों को, बसाइए, यहाँ की आबादी, यहाँ डोगरा खत्म हो जाएगा। यहाँ सबसे ज्यादा अगर चोट किसी को पड़नी है वो जम्मू वालों को पड़नी है। और जम्मू में कौन है, जम्मू को रिप्रेजेंट कौन करता है? डोगरा जो कम्युनिटी वो रिप्रेजेंट करती है। उनके सर पर आप बिठा दीजिए बिहारियों को या किसी और को। मैंने कहा ना आपको कि उनसे मुझे किसी तरह का वो कोई आप समझेंगे आई एम एलर्जिक टू एनी कम्युनिटी, दैट इज नॉट द वे। आई एम सेइंग जो हमारा एक प्रोटेक्शन था 370 के अंडर, वो यहाँ पर बहुत सारी कम्युनिटीज थी, पहाड़ी डोगरा से और अपना पहाड़ी से, गुज्जर से, कश्मीरी से, और भी बहुत कम्युनिटी। इससे भी छोटी छोटी कम्युनिटीज हैं, उनकी प्रोटेक्शन थी। अब ये देख लीजिए आपके सामने कितनी तरक्की हो रही है 2.5 साल में, वो आपने देख लिया। हर इंडेक्स में, हर लेवल पर हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। सर जम्मू और श्रीनगर स्मार्ट सिटी की लिस्ट में है। आप अब तक की स्मार्ट सिटी की डेवलपमेंट को किस तरह से देखते हैं? स्मार्ट सिटी का विजन, जो देश चलाने वाले वो अनपढ़ है। उनको अगर स्मार्ट के स्पेलिंग पूछेंगे या स्मार्ट होता क्या है, उन्हें खुद नहीं पता होगा। ये देख लीजिए, मैं आपसे 4G पे बात कर रहा हूं और मैं डिस्कनेक्ट हो रहा हूं बार बार। ये है 4G इनका। इन्हें नहीं मालूम है 4G की स्पीड्स क्या होती है, 5G की स्पीड्स क्या होती है और 3G की स्पीड्स क्या होती है। 3G के लेवल पे भी हम लोगों को अभी नेटवर्क नहीं मिल रहा है। एंड दे आर टॉकिंग अबाउट स्मार्ट सिटीज। स्मार्ट सिटीज बोर्ड लगाने से स्मार्ट सिटी नहीं हो जाती। इन्हें कोई पहले इनको बताए कि स्मार्ट सिटी का मतलब क्या होता है। आपके पास पार्किंग है, आपके पास रोड के ऊपर लाखों गाड़ियां खड़ी है, आपको मालूम है स्मार्ट सिटी कैसे बनाई जाती है? डू दे हैव दैट विजन? इन्हें मालूम है कि हमने अपनी गाड़ियों को, अपने ट्रैफिक का जो सिस्टम है उसको कैसे हमने ठीक करना है? सिर्फ चालान करना है इनको आता है, तो वही इनको आता है और कुछ नहीं है। इनको नहीं मालूम है कि रोड्स की हालत क्या है, जो सिटी के अंदर रोड्स हैं उनकी बिजली की हालत क्या है, पानी की हालत क्या है। आपको बताता हूँ, जम्मू प्रोविंस की पर्टिकुलरली मैं कहूंगा, मैं कश्मीर की बात नहीं कहूंगा, मैं थोड़ी सी जम्मू प्रोविंस की बात करूं। सबसे बढ़िया यहाँ की कॉन्स्टिट्यूंसी गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी, जिसको हम कहते हैं अर्बन है, शहरी एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, पॉश इलाका है। उसी हिस्से का मैं भी रहने वाला हूँ, बटनी में रहता हूँ। आई डोंट हैव प्रॉपर लाइट, यहाँ ऐसे आ रही है जा रही है, दिस इज ऑल वी हैव देयर। पानी हमें 3 दिन के बाद आता है, यही हाल थोड़ा सा चन्नी का भी है, सैनिक कॉलोनी का भी है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, जब आपके पास बिजली नहीं अच्छी तरह से 24 घंटे, पानी नहीं आपके पास डेली आ रहा है, आपके पास जो है ये कनेक्टिविटी है, आपके पास पार्किंग के लिए स्पेस नहीं है, आपके पास सड़कों पर गड्ढे हैं, आपके पास ये जो अपना जितना भी आपका जो ये होता है ना, जो कूड़ा करकट है, इसको आपके पास कोई सिस्टम नहीं है, इसको आपने अरेंज करना। आप हर 100 मीटर पे जाएंगे ना जम्मू सिटी के, हर 100 मीटर पे आपको सड़क के ऊपर सिर्फ कूड़ा ही कूड़ा दिखेगा। लोग बस आंखें बंद करके निकल जाते हैं। स्मार्ट सिटी बोर्ड लिखने से कुछ नहीं होता। बोर्डों के ऊपर आप लिख दीजिए कि ये कौन सा मोहल्ला है, ये कौन सी रोड है, दिस इज नॉट स्मार्ट सिटी। और इन जाहिलों से ऐसा ही होगा। इन जाहिलों के पास, इनको नहीं मालूम है स्मार्ट सिटी क्या होती है। इन्होंने 100 बनानी थी, अभी तक मैंने एक भी नहीं देखी। 2 महीने 3 महीने के बाद मेरा दिल्ली आना जाना होता है, तो दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली की हालत इतनी बुरी है, हम जम्मू की बात ही नहीं कर सकते या श्रीनगर की बात नहीं कर सकते हैं। जम्मू और श्रीनगर 2 बेस्ट सिटीज है, इंडिया की सबसे बेस्ट सिटीज है। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा ही इनको करना है, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। मगर मैंने कहा ना आपको, मैं दिल्ली घूम कर आता हूँ, सिवाय मेट्रो के वहां कुछ भी नहीं है। तो मैं क्यों कंप्लेन करूं कि ऐसे जैसे जाहिल जो मुल्क चला रहे हैं तो वो जम्मू कश्मीर को चला पाएंगे? ये यहाँ का ट्रैफिक भी नहीं चला सकते, तो लीव साइड की जेएंडके चलाएंगे। तो दरबार मुंह की प्रथा अब समाप्त हो चुकी है, जिसका पब्लिक में मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। इस पर आपके और आपकी पार्टी के क्या व्यूज हैं? कोई मिला जुला असर नहीं है।
एक साइड है, बिल्कुल एक साइड का असर है, लोग इसके अगेंस्ट है। देखिए दरबार मूव से कौन ऐसा बंदा होगा, ये तो इनके भक्त होंगे बीजेपी पार्टी के, और कोई नहीं है। बाकी आम जनता जो है वो त्रस्त है। देखिए आपने नोटबंदी की, आपने मुल्क को पीछे ले लिया, आपने एक इकोनॉमिक इतना बड़ा जो है कहते हैं ना अटैक आपने किया इकोनॉमी पे, हिंदुस्तान की इकोनॉमी पे, तो इससे बेरोजगारी इतनी दुनिया भर की बढ़ गई है। इन 5 सालों में आपने सिर्फ एक इलेक्शन लड़ने के लिए नोटबंदी की थी, वो एक डिफरेंट टॉपिक है, उस पर बाद में बात करेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि अभी आप देख रहे हैं जो इकोनॉमी की हालत है, बेरोजगारी की हालत है, आज सिचुएशन आप देखें, ऐसी पोजीशन पहुंच चुकी हुई है। कहते हैं बिजनेस, दुकानदार को देख लीजिए, दुकानदार डिपेंड ही था दरबार मूव पे। दरबार मूव को आप जो इन्होंने बंद किया है, इधर का जो बिजनेसमैन है, जम्मू का बिजनेसमैन, वो बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ। कोई नहीं बोल रहा है ये ठीक किया, आप बोल रहे मिला जो कुछ नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि सेंटर की बीजेपी और जेएंडके की बीजेपी में एक फर्क है। जेएंडके की बीजेपी जो है वो सेंटर की बीजेपी को ये बता ही नहीं पा रही है कि यहाँ के लोगों के लिए क्या ठीक है क्या गलत है। मुझे वो समझ ही नहीं आती है, कोई पार्टी अपने ही लोगों के साथ, जो जम्मू की जो बीजेपी है, ये अपने ही लोगों के साथ इतना बुरा सलूक कैसे कर सकते हैं, ये पॉसिबल ही कैसे है। तो मैं कहूंगा एक तरफा ये बड़ा नुकसान का अमल है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें आपकी इकोनॉमी रन करती है। जम्मू ओवरऑल तो ऐसे कोई बहुत बड़ा कोई ट्रेड सेंटर तो है नहीं, यहाँ यही है कि दरबार आता था तो इससे सर्दियों में काम चल जाता था 6 महीने का, लेकिन वो भी आपने बंद कर दिया। तो आप अपनी ही कौम के साथ, अपनी जनता के साथ अगर आप दुश्मनी करोगे तो ये आपको जवाब देंगे अगले इलेक्शंस में, ये तो डेफिनेटली देंगे। 50 के सपने जो आप देख रहे हो, ये तो आप झूठ बोल रहे हो, फिर से आपको 5 मिले यही भी गनीमत है। The unemployment in the society is at its maximum. This could be one of the major contributing factors for why the youth is getting diverted towards the drugs. So, what measures, according to you, should be taken to eradicate these problems from the society? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना पड़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट जो आप बता रही हैं, ये कब से शुरू हुई है। ये प्रॉब्लम हमारा जो ये मुल्क है, देश है, ये बहुत बड़ा है। तो बहुत बड़े मुल्क में एम्प्लॉयमेंट जो है जनरेट करना गवर्नमेंट लेवल पर, वो बड़ा टफ था पहले से ही, लेकिन कुछ ना कुछ मिल रहा था लोगों को। लेकिन एक मैं आपको फैक्टर बहुत बड़ा बताऊंगा, ये अभी सीएमआई की रिपोर्ट आई है, ये जो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी है, उन्होंने अभी इसके आंकड़े निकाले, बेकारी के, बेरोजगारी के आंकड़े निकाले, और आपको मैंने बताया वो 370 का जो है हम लोगों को जुर्माना भरना पड़ रहा है। हमारे यहाँ 22.6 अप्रोक्सीमेटली इतना जो है हमारे यहाँ इतनी बेरोजगारी बढ़ी है। ये एपी का और इंडिया में टॉप पर चली गई। ये इंडिया में वी आर टॉपिंग इन इंडिया इन दिस मैनर। हालांकि वी हैव अ वेरी मिनिस्क्यूल पॉपुलेशन हियर इन जेएंडके, हमारी 1.25 करोड़ तो आबादी है। वी आर नॉट इवन 1% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन टोटल, येट वी आर फेसिंग दिस सिनेरियो। दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं कि अब हमारे यहाँ लोग जो थे वो बिजनेसेस पे ज्यादा डिपेंड करते थे, और हमारा 370 की वजह से थोड़ा सा प्रोटेक्शन भी था, ये जो जॉब्स निकलेंगी उसमें यहीं के लोग जो है एब्जॉर्ब हो जाते थे। कुछ हमारे से यहाँ लोग जो थे कुछ करके तो आउट ऑफ स्टेट भी चले जाते थे जॉब्स करने के लिए प्राइवेट, क्योंकि प्राइवेट जो है हमारे यहाँ का सिस्टम जो उतना वो वायबल नहीं है कि आप सोच सकते हैं इस तरह की कंपनीज में जाकर आपको अच्छी जॉब्स मिले, वो यहाँ नहीं है। लोग फॉरेन के लिए ऑप्ट करते हैं या कहीं और जम्मू कश्मीर से बाहर करते थे। तो वो सब एवेन्यूज आप देखिए कि जब आप पिछले 7 साल का अगर आप डाटा उठाएं तो हर साल जॉब्स कम ही होती गई। सरकार के पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। जो जॉब्स कर रहे थे वो उल्टा वो भी उनकी भी जॉब्स जा रही है। फिर कोविड ने उसके ऊपर जो है ऐसा, कोविड ने भी ऐसे जो है प्रहार किया इस पे कि उसकी वजह से भी लोगों को बहुत सारा नुकसान हुआ है। तो अब नया जो है सिस्टम देखे, हमें वक्त के साथ बदलना पड़ेगा। मैं आपको बताऊंगा। अब आप बताएं हमारी पार्टी क्या है, हमारी पार्टी इसके बारे में क्या सोच रही है। मैं तो समझता हूँ कि लोगों को जो है एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना पड़ेगा। वो वक्त आ चुका है लोगों को, और दूसरे जो है अपने आप सिर्फ ये मत सोचिए कॉलेज जाके आप ग्रेजुएट हो रहे हैं या यूनिवर्सिटी जाके पीजी या पीएचडी कर रहे हैं। एकेडमिक क्वालिफिकेशन इज ओके, बट इट इज नॉट एनफ टुडे। यू नीड टू हैव सम स्किल्स। तो स्किल्स होना बहुत जरूरी है। आप यही देख लीजिए कि जो हमारे यहाँ जेएंडके में लोग ज्यादातर जो है बस एजुकेशन हासिल करके सोचते हैं टीचर बन जाएंगे, लेक्चरर बन जाएंगे और ये सब चीजें, डॉक्टर या इंजीनियर बन जाएंगे।
तो अब जी वो वक्त बहुत हद तक जो है वो चला गया है। तो जी आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बिल्कुल जमाना है और आज हर एक चीज जो है ऑनलाइन हो रही है। हमें फास्ट कैच करना पड़ेगा इस सब चीज को, और हमारे को लोगों को जो है, अगर आप कहेंगे सरकार के तौर पर, सरकार के तौर पर लोगों को सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैंने मेरे पास जी देखे, मेरे पास ज्यादातर फोन कॉल्स आते हैं, हमें 8-10 हजार की नौकरी ही दे दो। क्यों? और वो जी ग्रेजुएट होता है, कहता मुझे और जी कुछ करना ही नहीं आता है। तो मैंने कहा जी 8-10 हजार से तुम्हारा क्या बनेगा यार? कोई स्किल तो सीख लो, कोई वीडियो एडिटिंग सीख लो, कोई वेबसाइट बनाना सीख लो, कोई और दूसरे काम सीख लो, कोई किसी तरह की ट्रेनिंग कर लो। तो उनके जी पास वो नहीं है। बस मैंने कहा ना, ये एनफ नहीं है। तो इसलिए आप स्किल जी सीख लीजिए। हम जो हमारी पार्टी, हम सोचते हैं कि अगर हम पावर में आए, हम लोगों को कभी मौका मिले, तो जी हम इस तरह के स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स जो हैं वो हम बनाएंगे, और उसके ऊपर हम लोगों जी को ट्रेन करेंगे, और इनको उसके बाद फाइनेंशियल हेल्प जो चाहिए होती है लोगों को, लोग बिजनेस करना चाहते हैं, शौक है उनको, जी और उसको 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 उसमें भी हम सपोर्ट करेंगे, फाइनेंशियल हेल्प भी किया जाएगा, उनको ट्रेन भी किया जाएगा, और लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लाया जाएगा। ये हमारा ब्रॉडर मैं आपको बता रहा हूँ। अभी मैं इसकी जो है डेप्थ में नहीं गया, लेकिन ब्रॉडर मैं यही चाहता जी हूँ कि जिस तरह की सपोर्ट लोगों को चाहिए वो हम देंगे अपनी तरफ से। सर, डेली वेजेस हर जगह गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनको परमानेंट करने में गवर्नमेंट आनाकानी क्यों कर रही है? जिस फील्ड में जहां भी वो हैं अपनी सर्विसेज तो दे रहे हैं। अगर गवर्नमेंट इनकी सर्विसेज ले रही है तो इनको परमानेंट करने में प्रॉब्लम क्या है? देखिए, ये बहुत सारे लोग हैं, 59,000 60,000 अराउंड इतने हैं डेली वेजर्स। इनसे गवर्नमेंट ने काम लिया। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, आपको एक बिजली वाले लाइनमैन की मिसाल देता हूँ। वो जी बंदा अभी डेली वेजर है, पक्का भी नहीं हुआ है, उसको कितनी पे मिलती है आई डोंट नो, 4-5 हजार 6 हजार से ज्यादा मिलती होगी। जी और वो खंबे पे चढ़ता है एंड ही लॉसेस हिज लिम्स और हिज लाइफ इवन, वो अपनी जान भी खो देता है। और उसके बच्चे, या आप रोजमर्रा का ये न्यूज चल रही होती है, कहीं कहीं भी यस जम्मू कश्मीर यस में आप देखिए, कहीं कोई खंबे पे लटक गया लाइनमैन और मारा गया। उसकी क्या बिल्कुल सिक्योरिटी है? ठीक है, ये मैं आपको एक उदाहरण दिया है छोटा सा। जी 60,000 लोग के परिवार कैसे गुजारा करते हैं, ये आप इमेजिन कर सकते हैं। मैं तो ये समझता जी हूँ सर कि ये गवर्नमेंट जो जॉब्स में लगे हुए हैं उनको भी निकाल रही है, जो परमानेंट है उनके जी ऊपर भी क्या क्या जी इल्जाम लगा के, तो उनको भी कहते हैं जी डेडवुड खत्म कर रहे हैं, या ये एंटी नेशनल है, या इस तरह की चीजें हैं। जी और पोस्ट कितनी निकाल रहे हैं जॉब्स के लिए, वो भी नहीं है, कि इनके पास कोई प्लान नहीं है। मेरे ख्याल से इनके पास वो फंड्स नहीं है कि इतने जी लोगों को एडजस्ट कर सके। ये जो मैं समझता हूँ, क्योंकि इनको फंड्स जनरेट करना सिर्फ आता है पार्टी के लिए, अपनी पार्टी जी बीजेपी के लिए फंड जनरेट करना जानते हैं, लेकिन देश के लिए फंड जनरेट करना, वो आर्ट इनको नहीं आता है। तो ये इसीलिए ये नाकाम हो रहे हैं, इसीलिए इसको डिले कर रहे हैं कि इलेक्शन करवाएंगे, कल को सरकार जाने वो जो भी होगी वो ही इनको परमानेंट करेगी, हमारे पास तो इतने फंड्स नहीं है। मैं जहां तक समझता हूँ, ये इनमें वो अर्ज नहीं है, या कोई या विलिंगनेस नहीं है, ये करना नहीं चाह रहे हैं। तो इनकी इतनी हिम्मत भी नहीं है करने की। ये तो जॉब्स लेने वाले लोग हैं, जॉब्स देने वाले लोग नहीं है। सर, रिसेंटली डिलिमिटेशन हुई है। आप इसके रिजल्ट को किस तरह से देखते हैं? क्या आप इस रिजल्ट से सेटिस्फाई हैं? देखिए, मेरी सेटिस्फेक्शन से क्या, इन्होंने कौन सा हमसे पूछा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? हम तो चले छोटी पार्टी है, एक नई पार्टी है, लेकिन जो जी बड़ी पार्टीज थी, हमारी स्टेट की अपनी पार्टीज थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, पीडीपी थी, तो जी कम से कम उनको सेटिस्फाई कर लो यार, आप उनको सेटिस्फाई कर लो, वो क्या कहना चाह रहे हैं। मैंने जहां तक समझा या उनको पढ़ा, या अभी तो मैंने समझा कि वो कह रहे हैं कि पॉपुलेशन के बेस के ऊपर आप डिलिमिटेशन कीजिए, एरिया वाइज अगर आप डिलिमिटेशन जी करेंगे, दिस इज नॉट फेयर। आप लद्दाख का एरिया यस देखेंगे, पहले जब जेएंडके के साथ था वो लद्दाख का एरिया, तो आपने देखा होगा वहां 4 सीटें थी, और उसकी जो जी वास्ट लैंड है, जो वो सारी वहां पर तो आबादी नहीं है। तो आप बोलेंगे इतना बड़ा एरिया है, तो वहां पर आप 40 सीटें बना दें, किन के लिए बनाएंगे? आफ्टर ऑल कॉन्स्टिट्यूंसीज लोगों के लिए बनाई जाती हैं, वो जमीन को देख के जी नहीं बनाई जाती। तो ये एक इनका कंसर्न था, एनसी का और पीडीपी का। 5 बनानी थी या 6 या 1 उनको दे दी। लेकिन मैं समझता हूँ कि पॉपुलेशन के हिसाब से इनको डिलिमिटेशन करनी चाहिए। और जो पहले एक तरह का वो इन्होंने उसका बनाया था, ये जमलिंग की हुई थी, सीट्स बड़ी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थी, उसको खत्म किया जाए। ये कोशिश किया जाए जितनी
कॉम्पैक्ट हो सके उस तरह से ये बनाया जाए। ये ना हो कि बहुत लेंथी सीट्स बन रही है, वो डिस्टेंस कवर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो स्ट्रीमलाइन करें इसको, कोई बात नहीं, 5 दिए कोई बात नहीं, 1 वहां दिए कोई बात नहीं, लेकिन इंसाफ के साथ काम करें। सर, जेकेयूटी में पिछली जितनी भी सरकारें रही हैं, उनमें से किस सरकार को आप काबिल सरकार मानते हैं और क्यों? मैं तो किसी को नहीं समझता हूँ। मैं ये कहूंगा बदस्तूर जैसे जैसे सरकारें आती गई वो पहले से भी वर्ष काम करती, मतलब जो ओके सर। पहले सरकार थी वो थोड़ी सी बेटर थी, जो उसके बाद आ रही थी वो उससे भी वर्ष थी। तो और ये जो लास्ट वाली सरकार आपने देख ही ली है कि ये सबसे वर्ष सरकार थी। तो खैर ओके हम सर। पत्थर चलाने वालों को जब हम सरकार चलाने देंगे तो यही होगा, गुंडे मवालियों को, अनपढ़ों को, जाहिलों को जब सरकार चलाने देंगे उसका यही हाल होगा। मैं नॉट नेसेसरली मैं कह रहा हूँ कि हमारी चीफ मिनिस्टर पढ़ी लिखी थी ऐसा, लेकिन वो जिनकी बातों में आकर स्टेट को चला रहे थे तो उसका नतीजा आपने खुद देख लिया। तो मैं वो बात जी कह रहा हूँ। सर, जब भी असेंबली इलेक्शंस होंगे, क्या हक इंसाफ पार्टी इसमें पार्टिसिपेट करेगी? डेफिनेटली हमने पार्टी बनाई हुई है, मैं खुद इसमें हिस्सा लूंगा और मैं ऐसे लोगों के लिए ही प्लेटफॉर्म बनाया है। नाम भी मैंने इसीलिए रखे, हम आए लोगों को उनके अधिकार दिलाने के, लोगों के इंसाफ के लिए लड़ने के लिए आए, इसीलिए नाम भी हमने ऐसा रखा। और फ्रेश लीडरशिप को हम अप्रोच कर रहे हैं, किसी एमएलए के पास या किसी एमएलसी जो पहले हमारे लीडर बड़े बड़े रहे इनके पास मैं जाता नहीं। तो हम फ्रेश लीडरशिप को, जो इमर्जिंग लीडरशिप है, हम उसको देख रहे हैं कि वो आए, उनके लिए प्लेटफॉर्म तैयार है। ये तो पार्टी रजिस्टर्ड है, और अगर आप जी अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, ऐसी कोई जी आपको तमन्ना है कि आप लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, और अगर पब्लिक वेलफेयर का आपको इंटरेस्ट है, तो मेरे दरवाजे तो, इस पार्टी के दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले हुए हैं। हम सभी सीटों से लड़ेंगे। सर, टाइम लिमिटेड होने के कारण आज बस इतना ही। अपना प्रीशियस टाइम शो को देने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच, मुझे भी यहाँ बुलाने के लिए व्यूवर्स थैंक यू वेरी मच। व्यूवर्स चिट चैट शो में आज बस इतना ही। मिलेंगे जल्दी ही किसी नई पर्सनालिटी से विद आवर शो चिट चैट विद दलजीत वजीर। देखते रहिए न्यूज रिव्यूज। जय हिंद, जय भारत।